Hello everyone. So in today's lecture, we are going to discuss a last topic of your chapter number 6, which is DNA fingerprinting. It is also called or also known as DNA profiling or DNA test. Okay. So as I said कि आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. सो इसके बाद थियोरेटिकल पोर्शन है वो आपका खत्म हो गया है, टेक्स्ट बुक का जो भी है. अभी लास्ट जो इससे पहले के लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने जो टॉपिक देखा था वो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना. वो 2 लेक्चर में हमने 2 पार्ट में देखा था. बट दिस टॉपिक वी विल कंप्लीट इन दिस लेक्चर ओनली. एक ही लेक्चर में आज हम ये खत्म करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ठीक है. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक एज पर द फॉरेंसिक साइंस, जहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेक्निक है वो यूज होती है जेनेटिक्स में. ठीक है. तो अब पहले देखेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर वी विल सी द मेथड्स यानी स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इस टेक्निक में, एंड द लास्टली एप्लीकेशन यानी यूसेज, कहाँ पे ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम यूज कर सकते हैं, व्हेन वी विल अप्लाई दिस टेक्निक, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, तो पहले हम ऐसे ही नाम से समझते हैं, तो ताकि आप लोगों को थोड़ा ब्रीफली आइडिया आ जाए कि हम टेक्निक में पढ़ने क्या वाले हैं. सो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा थंब प्रिंटिंग, राइट, थंब इम्प्रेशन. तो यानी मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी इलिटरेट पीपल है, इवन लिटरेट ऑल्सो, कई जगह पे हमें थंब इम्प्रेशन देनी होती है. और जो भी इलिटरेट है जिनको सिग्नेचर वगैरह नहीं आते हैं तो उनकी भी थंब इम्प्रेशन है वो इंस्टेड ऑफ साइन ली जाती है, राइट. सिग्नेचर की जगह पे थंब इम्प्रेशन ली जाती. वाई वी आर टेकिंग दिस, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज देयर यूनिक थंब इम्प्रेशन, राइट. सबकी इंडिविजुअली अलग होती है, किसी की भी थंब इम्प्रेशन है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं होती है. सो दैट इज वाई वी कैन यूज इट इंस्टेड ऑफ साइन सिग्नेचर, राइट. सेम वे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी क्या है कि डीएनए की प्रिंट यहाँ पे यानी डीएनए के बैंड्स की, उसमें कौन कौन से सीक्वेंस है और किस तरह के पार्ट है, उसकी एक जो प्रिंट निकाली जाती है. एट द एंड ऑफ द टेक्निक वी विल लर्न कि कैसे निकाली जाती है, तो उसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. नाउ व्हाई वी आर डूइंग दिस, तो डीएनए की आइडेंटिटी करनी है अगर किसी भी पर्सन की, ठीक है, तो उनका डीएनए का टेस्ट किया जाता है, डीएनए टेस्ट जिसको बोलते हैं, राइट. और ये क्यों करते हैं हम तक, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल हैज देयर यूनिक डीएनए, सबका एक यूनिक सीक्वेंस. ऑल्दो देयर इज 99.9% सिमिलैरिटीज बिटवीन द ह्यूमन जीनोम, बट स्टिल देर इज 0.1 डिफरेंस एंड दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस, जिसकी वजह से हम सभी अलग दिखते हैं, राइट. तो ये सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है. तो सबके पास जो डीएनए है उसमें कहीं ना कुछ यूनिक सीक्वेंसेस है जो कि सब में मैच नहीं होती. इट मीन्स जैसे कि हम लोग थंब इम्प्रेशन लेते हैं, सेम वे वी कैन टेक द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड इट इज ये सब में अलग पाई जाती है, तो मैच नहीं होगी किसी के साथ, राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज यूज्ड इन फोरेंसिक साइंस टू नो द क्रिमिनल्स. तो कहीं पे वारदात की जगह पे अगर कुछ सैंपल्स मिले, जैसे कि ब्लड सैंपल है या तो हेयर सैंपल है, तो उसको मैच कराते हैं सस्पेक्ट के साथ कि वेदर इट इज मैच और नॉट. मैच हो रहा है, इट मीन्स जो जिस पे भी डाउट था, शक था, वो वही है क्योंकि उनका सैंपल वहां पे वारदात की जगह पे पाया गया. तो दैट इज हाउ द फोरेंसिक रिपोर्ट्स विल वर्क बाय दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रियल टेक्निक कि किस तरह से होता है. ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रो था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज सच है क्या. तो इट इज अ प्रिंटिंग ऑफ डीएनए बैंड्स बाय विच वी कैन नो द पर्सन्स आइडेंटिटी, राइट, क्योंकि ये यूनिक होता है. ओके, सो इट इज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई अ पर्सन on the basis of his or her DNA specificity. This technique was invented by Sir Alec Jeffrey in 1984. तो याद रखना है साइंटिस्ट का नेम आपको एमसीक्यू के लिए. Now DNA of human is almost, it means 99.9% the same for all individuals, but very small amount of that differs from person to person that forensic scientists analyze to identify the people. तो ये जो 0.1% डिसिमिलैरिटीज है उनकी वजह से ही फोरेंसिक साइंटिस्ट है वो डीएनए टेस्ट के थ्रू किसी पर्सन की आइडेंटिटी है वो रिवील कर सकते हैं. ठीक है. दिस डिफरेंसेस आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म एंड आर द की ऑफ द डीएनए टेस्ट.
ये आपको याद रखना है। ये जो 0.1% सिर्फ डिसिमिलरिटीज है उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी डिफरेंट फॉर्म्स, राइट, पॉलीमॉर्फिज्म। फिर यही पॉलीमॉर्फिज्म है वो उसको यूज किया जाता है कहाँ पे, डीएनए टेस्ट में, क्योंकि ओबीसी सिमिलरिटीज है उसका क्या करोगे, वो तो सब में है, तो उसका कोई यूज है नहीं। तो ये जो अभी अलग सीक्वेंस है थोड़ी बहुत, जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, वही यूजफुल है डीएनए टेस्ट में, क्योंकि उसी की वजह से तो पर्सन की आइडेंटिटी है, अदरवाइज बाकी का तो जीनोम सेम है सब में। तो सेम सीक्वेंस का आप क्या करोगे, उससे थोड़ी पता चलेगा कि कौन पर्सन था या कौन नहीं था, है ना। सो दिस पॉलीमॉर्फिज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द डीएनए टेस्ट। ओके, सो नाउ इट इज कंसिस्ट, यानी ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है उसकी हम बात करें, कहाँ पे ये डिसिमिलरिटीज है। सो इट इज कंसिस्ट ऑफ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डीएनए at a specific loci is called restricted fragment। तो ये डीएनए की जो सीक्वेंस है वहां पे कहीं कहीं जगह पे कुछ पार्ट होते हैं, उसमें कुछ सीक्वेंसेस का चेंजेस होता है, यानी लेंथ ऑफ डीएनए में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इट इज मेड अप ऑफ शॉर्ट रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, दिस आर कॉल्ड VNTRs। इट मीन्स वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। तो ये जो शॉर्ट सीक्वेंसेस है जो कि अलग पाई जाती है हर एक इंडिविजुअल में, उसको बोलते हैं VNTRs। तो ये क्या है, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स है डीएनए के सीक्वेंस के, और रिपीटेटेड सीक्वेंस है। तो रिपीटेटेड मतलब जैसे कि मान लो कोई 5 न्यूक्लियोटाइड है AATTG, तो ये AATTG करके इस तरह से ये छोटे टुकड़े बहुत बार रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है। वो किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे हैं, बट दे आर देयर। सो ऐसे शॉर्ट रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलते हैं, VNTRs। एंड VNTR का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। दिस इज एक्चुअली अ पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो रिपीटेटेड सीक्वेंस है वो हर किसी में अलग होती है, सीक्वेंस की साइज भी अलग होती है और सीक्वेंस का रिपीटेशन नंबर भी अलग होता है। मान लो किसी में 5 न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रही है, किसी में 10 न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह से रिपीट हो रही है। अभी रिपीटेशन के नंबर भी अलग है, किसी में 5 बार रिपीट हो रही है, किसी में 100 टाइम्स रिपीट हो रही है, किसी में 1000 टाइम इवन रिपीट हो रही है। सो दैट इज हाउ, because of this repeated sequence, short fragment of sequences, every individual has a unique identity of their DNA. Okay, VNTRs also called mini satellites, ठीक है, तो उसको मिनी सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। अब restricted fragment consist of hyper variable repeat region of DNA having a basic repeat sequence of 11 to 60 बेस पेयर्स। तो ये जो हम बोल रहे हैं कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको VNTR बोलते हैं, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये कितनी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, तो मिनिमम 11 से मैक्सिमम 60 बेस पेयर तक की ये सीक्वेंस होती है जो कि बार बार रिपीट होती रहती है। एज आई सेड कि रिपीटेशन नंबर है वो सब में अलग होता है, किसी में 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 1000 टाइम्स, राइट। तो इस तरह से ये शॉर्ट सीक्वेंस का फ्रेगमेंट है वो बार बार रिपीट होता रहता है, जिसे बोलते हैं VNTRs। And this VNTRs are most useful, most important in the DNA test, क्योंकि वहीं से हमारी यूनिक आइडेंटिटी है। अदरवाइज जो फंक्शनल जीन्स है वो तो सब में सेम है, सब में ह्यूमन रिलेटेड जो एंजाइम्स बन रहे हैं वो सब में बन रहे हैं, तो उसके जीन्स की सीक्वेंस भी सब में सेम है। तो ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है कि जो कोई प्रोटीन नहीं बना रही है, रिपीटेटेड सीक्वेंस है, वही एक्चुअल में यूजफुल है आइडेंटिटी रिवील करने के लिए, क्योंकि बाकी की चीजें तो हर एक इंसान में बन रही है, तो उसके जीनोम की सीक्वेंस भी सेम है। तो सिमिलर सीक्वेंस का हम क्या करेंगे, उससे थोड़ी पता चलेगा कि इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, है ना। ओके, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ह्यूमन जीनोम्स एंड आर यूजफुल फॉर द DNA फिंगरप्रिंटिंग। और ये जो रिपीटेटेड सीक्वेंस है वो पूरे जीनोम में फैली हुई होती, भले ही चाहे वो 20 बार रिपीट हो रही हो, 20 टाइम्स रिपीट हो रही हो, पर वो पूरे जीनोम में थोड़े थोड़े पार्ट में जाके ही बार बार रिपीटेशन सीक्वेंस है वो आती रहती है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू रिपीट हो रही, जैसे कि AATTG फिर AATTG, तो ये 10 बार रिपीट हो रही है तो 10 बार वो साथ में ही हो, ऐसा नहीं होता है। पूरे जीनोम के सीक्वेंस में अलग अलग जगह पे भी वो फैली हुई होती है, राइट। ऐसा नहीं कि वन आफ्टर अनदर, तो सीधा लाइन में सीक्वेंस रिपीटेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये पूरे जीनोम में फैली हुई होती है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। DNA फिंगरप्रिंट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सट्रीमली माइन्यूट अमाउंट ऑफ डिफरेंट सैंपल्स।
तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में सैंपल की जरूरत नहीं होती है टेस्टिंग के लिए, थोड़ा बहुत सैंपल हो तो भी चल जाता है। और कौन कौन से सैंपल्स यूज होते हैं टू टेस्ट द डीएनए, तो जैसे कि एग्जांपल्स दिए गए, ये आपको खास याद रखना है। ब्लड सैंपल, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा एंड स्पर्म सेल्स एक्सेट्रा। तो ये सारे सैंपल्स होते हैं जो कि किसी पर्सन की आइडेंटिटी के लिए डीएनए टेस्ट के लिए लिए जाते हैं। तो आपने देखा ही होगा कई बार, जैसे कि आप लोग ये क्रिमिनल सीरियल्स वगैरह भी देखते रहते हो कई बार, तो उसमें भी आता है ना, कि कहीं पे भी वारदात की जगह पे जो ये पुलिस वाले होते हैं वो लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो चाहे कहीं पे ब्लड ड्रॉप्स गिरे हों, क्योंकि ओब्वियसली अगर किसी का खून वगैरह हुआ है तो हाथापाई तो हुई होगी, तो किसी ना किसी वजह से डेथ हुई है उसकी, तो ठीक है, पर जो डेथ करने आया था, किसी को मारने आया था, उसको भी कहीं ना कहीं कुछ कई बार होता है कि लगा हुआ होता है, क्योंकि सामने वाले ने अपने डिफेंस में कुछ तो किया होगा, है ना। तो उस तरह से कई बार जो ब्लड सैंपल्स मिलते हैं उससे भी क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है, तो ब्लड चेक करके मैच करा के। फिर कई बार हेयर फॉलिकल्स वगैरह पड़े हुए होते हैं, तो उससे भी टेस्ट किया जा सकता है। हेयर में से भी डीएनए रिकवर करके, रिट्राइव करके टेस्ट किया जाता है और मैच कराया जाता है सस्पेक्ट के साथ। तो इस तरह से कोई भी, फिर स्पर्म सेल है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम रेप केस में ये सैंपल लिया जाता है, तो पर्सन की आइडेंटिटी चेक करने के लिए, क्योंकि स्पर्म सेल है तो ओब्वियसली वो भी यूनिक है, तो उसमें से जो डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है वो ओब्वियसली पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअली यूनिक होता है। तो इस तरह से ये प्रूफ करने के लिए कि यस हाँ यही पर्सन थे, यही एक्चुअल में जो भी चाहे वो क्रिमिनल केस हो, चाहे वो रेप केस हो, कोई भी केसेस हो, उसमें ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ये सारे सैंपल्स है वो यूज होते हैं, जिसमें से डीएनए, जिसके सेल में से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड देन आफ्टर डीएनए टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है, एंड देन लास्टली मैच कराया जाता है उसको सस्पेक्ट के साथ। क्लियर? सो डीएनए कंटेंट ऑफ 1 माइक्रोग्राम इज सफिशिएंट। तो सिर्फ 1 माइक्रोग्राम अगर डीएनए निकाल सके, हम उतना सैंपल हो, देन इट इज मोर देन इनफ, इतने से पता चल जाता है इजीली। एंड दिस डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो कि हम बोल रहे हैं रिपीटेटेड सीक्वेंस होती है, बार बार हम जो बोल रहे हैं, वो कैसे जनरेट होती है हमारे डीएनए में? अगर उसका कोई फंक्शन नहीं है, वो कोई प्रोटीन नहीं बना रही है, तो ये सीक्वेंस आई कहां से? सो इट अराइजेस ड्यू टू द म्यूटेशंस। तो म्यूटेशन से वो हमारे बॉडी में, सेल में बार बार होते रहते हैं, तो उसकी वजह से ये सीक्वेंस है वो जनरेट होती है। ठीक है, अभी आपको पता ही है म्यूटेशन, हम पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं 5th चैप्टर में, कि अगर ये म्यूटेशन जर्म सेल में हो रही, यानी एग सेल एंड स्पर्म सेल, तो ही वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो फिर नेक्स्ट जनरेशन में आगे बढ़ेंगे, इनहेरिट होंगे। अदरवाइज कोई भी सोमेटिक सेल, बॉडी के कोई भी सेल में दूसरी जगह पे म्यूटेशन हो रहे, देन इट इज नॉट एट ऑल अ इनहेरिटेड वन, राइट। तो वो उसी पर्सन तक सीमित रहेंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन में आगे नहीं बढ़ेंगे ऐसे म्यूटेशंस। तो कोई भी सोमेटिक सेल में म्यूटेशन हो रहा है, किसी भी नॉर्मल सीक्वेंस में म्यूटेशन हो रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस चेंज हो रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी विल सी द टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट, कि किस तरह से ये स्टेप से डीएनए, मतलब हम बोल रहे हैं कि डीएनए को सेल में से एक्सट्रैक्ट करके उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसको बोलते हैं, पर किस तरह से। सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से होती। अभी इसमें वैसे इन डिटेल्ड प्रोसेस है ये पूरी, बहुत सारे जिसमें केमिकल्स, इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ यूज होता है, पर यहाँ पे हम लोग मेन जो पॉइंट है वही देख रहे हैं। ओब्वियसली एज पर योर स्टैंडर्ड एंड योर लेवल आपको पूरा इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो शॉर्ट की पता चल जाए कि ओवरव्यू की तरह कि किस तरह से टेक्निक अप्लाई होती है। तो मेजर पॉइंट आपको दिए गए हैं, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं है, मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी जितना समझ में आया आपको उसे, बट ज्यादा इन डिटेल टेक्निक सारी आपको नहीं पढ़नी है अभी। ठीक है, तो हम स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं वो देख लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है एक्सट्रैक्शन। इट मीन्स द आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो जेनेटिक्स के कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो या तो फिर पीसीआर हो या कुछ भी हो, ठीक है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम डीएनए पे टेस्ट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हमें पहले तो सेल में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सो इन एवरी जेनेटिक्स टेस्ट सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सैंपल। तो सैंपल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखे, चाहे वो हेयर फॉलिकल हो या तो फिर ब्लड सैंपल हो, कुछ भी हो, ठीक है, सलाइवा हो।
तो सबसे पहले तो डीएनए को सेल में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी सैंपल के तौर पे जो भी लिया हो उसमें से पहले तो सेल में से डीएनए को निकालना, ये सबसे पहला स्टेप होता है। सो डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल बाय सेल लाइसिस। तो ये डीएनए निकालेंगे कैसे सेल के अंदर से, तो सीधी सी बात है, सेल को तोड़ना पड़ेगा, सेल लाइसिस है ना। तो इस सेल को ब्रेक करके उसके न्यूक्लियस में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्योरीफाइड फॉर्म में। ये भी पूरा प्रोटोकॉल होता है, तो बस यहाँ पे हम वो प्रोटोकॉल नहीं पढ़ेंगे सेल आइसोलेशन का, अदरवाइज ये पूरा स्टेप बाय स्टेप 10 to 11 स्टेप का ये पूरा प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो ये सेल लाइसिस करके लिया जाता है। नाउ इफ द कंटेंट ऑफ द डीएनए इज लिमिटेड, then DNA can be amplified by polymerase chain reaction which is PCR and this process is amplification। तो अगर मान लो डीएनए सैंपल है वो कम है, उसका अमाउंट है वो कम है टेस्टिंग के लिए, ठीक है, तो डीएनए तो हमें एक्सट्रैक्ट हो गया सेल में से सैंपल में से, पर वो थोड़ा कम मिला। तो जैसे कि मान लो कोई इंसान है वो मर गया, उसका अगर हम सैंपलिंग के लिए कुछ भी टेस्ट के लिए सैंपल ले रहे तो अभी वो बार बार तो नहीं मिलेगा, एक बार जो मिला वो मिला है ना। तो क्या होता है उस टाइम पे, तो ये जो डीएनए सैंपल है जो भी सबसे पहले मिला हो हमें थोड़ा बहुत अमाउंट जो भी, उसके ऊपर ये पीसीआर टेक्निक है वो यूज की जाती है, जिसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टेक्निक क्या है वो आप चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ चुके होंगे या तो पढ़ोगे इन फ्यूचर, अभी हम डिस्कस डिटेल में नहीं करेंगे। तो ये पीसीआर मशीन वो एक तरह से जेरोक्स मशीन का काम करता है, जिससे हम फोटोकॉपी करते हैं ना, जेरोक्स करवाते हैं। तो ये पीसीआर मशीन है वो मान लो कि जेरोक्स मशीन है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है उसकी वो कॉपी कर देता है, ये पीसीआर है, तो यानी हमारे पास अभी सैंपल है वो ज्यादा रह जाए। क्योंकि मान लो अगर थोड़ा सा ही सैंपल है उस पर हमने कुछ टेस्टिंग चालू की और मान लो किसी ना किसी वजह से ये या तो सैंपल हमसे गिर गया या तो फिर कोई प्रोटोकॉल में गलती हो गई, तो उसका मतलब ये सैंपल वेस्ट हो गया, तो अभी नया कहाँ से लाओगे, है ना। जैसे कि वारदात की जगह पे तो जो मिला वो मिला एक बार में, एक सपोज हेयर कहीं गिरा हुआ मिल गया तो अभी वो बार बार थोड़ी वहां पे मिलेगा। तो अगर इस तरह से सैंपल वेस्ट हो गया किसी ना किसी वजह से गलती से भी, तो क्या होगा, तो ये पूरी प्रोसेस है, पूरा रिसर्च है, पूरा जो भी टेस्टिंग हो रहा है वो फेल ना हो, इसलिए क्या किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिक्स में कि जो भी सैंपल हम लेते हैं डीएनए का उसको पहले पीसीआर कर दिया जाता है। इसका मतलब उसकी जेरोक्स कॉपी रख दी जाती है, ताकि अगर किसी ना किसी वजह से सैंपल खराब हो जाए या तो फिर हमें दूसरी बार और कुछ टेस्ट करने की जरूरत पड़े, रिजल्ट हमें सेटिस्फैक्टरी ना लगे और वापस से टेस्टिंग भी अगर करना है, देन वी कैन डू इट इफ वी हैव द सैंपल, है ना। अदरवाइज सैंपल नहीं है तो दूसरी बार टेस्टिंग कहाँ से करेंगे। सो फॉर दैट पर्पज मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी जेनेटिक्स में पीसीआर है वो भी अप्लाई किया ही जाता है ऑलमोस्ट ऑल सैंपल पे, ताकि उसकी जो कॉपीज है वो बहुत सारी मिल जाए, ताकि हमारे पास सैंपल का अमाउंट है वो बढ़ जाए फॉर द टेस्टिंग, ठीक है। सो ये भी एक सेफ साइड है कि उसको पीसीआर कर लेना। तो सबसे पहला स्टेप है एक्सट्रैक्शन, यानी डीएनए को हम सेल लाइसिस के थ्रू यानी सेल को तोड़ के डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, आइसोलेट करेंगे और फिर उसके ऊपर हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे पीसीआर, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, और जो कि ये हर एक टेस्टिंग में जेनेटिक्स की फर्स्ट स्टेप तो यही रहता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया ये डीएनए आइसोलेशन पूरा एक प्रोटोकॉल होता है बड़ा सा, जो कि इधर हमने एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, वैसे नहीं होता है एक्चुअल में, ये बहुत बड़ी प्रोसेस है ये भी, ठीक है, अपने आप में। सेकंड है डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। अभी सेकंड हम क्या करेंगे, तो जैसे कि आप लोग ये ह्यूमन जीनोम टेक्निक प्रोजेक्ट में भी मैंने बताया था, वहां पे भी जो जो टेक्निक्स यूज हो रही थी उसमें भी ये कर रहे थे हम कि डाइजेशन ऑफ डीएनए यानी डीएनए को तोड़ना, ठीक है। तो जैसे कि इतना बड़ा डीएनए हो एक साथ टेस्टिंग नहीं हो सकता है, तो उसके फ्रेगमेंट्स किए जाते हैं, टुकड़े किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं डाइजेशन ऑफ डीएनए। और ये टुकड़े हम करेंगे कैसे, हमें थोड़ी दिख रहा है जो हाथ से तोड़ देंगे, है ना, ये कोई चीज थोड़ी है। तो इसको तोड़ने के लिए स्पेशल एंजाइम होते हैं जो कि सीजर की तरह एक्ट करते हैं, जो होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। तो किस तरह से वर्क करते हैं ये एंजाइम, सो आरई यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस कट्स द डीएनए एट अ स्पेसिफिक 4 और 6 बेस पेयर सीक्वेंस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन साइट। तो अब ये जो एंजाइम्स है उसकी एक आइडेंटिफिकेशन सीक्वेंस होती है, यानी वो आइडेंटिफाई करते हैं कुछ सीक्वेंस को, तो वो 4 to 6 बेस पेयर की होती है, उनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस जिसे बोलते हैं। तो उसकी हेल्प से वो डीएनए में जहां जहां भी उनको वो सेम सीक्वेंस मिलेगी, उनके जैसी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है अपोजिट मिलेगी कॉम्प्लीमेंट्री, वहां वहां पे जाके वो कट कर देंगे। तो अभी जितनी सीक्वेंस मिले उसे उतनी बार वो कट लगाएंगे, यानी उतने फ्रेगमेंट से वो डीएनए के बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करते हैं और डीएनए को तोड़ते हैं।
ये भी आरी पूरा टॉपिक है चैप्टर 11 का बायोटेक्नोलॉजी का, पढ़े होंगे या तो पढ़ोगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिटेल में और नहीं जा रहे। क्लियर। तो सेकंड स्टेप हो गया डाइजेशन ऑफ डीएनए, यानी अभी डीएनए बड़े मॉलिक्यूल है, बड़ा पॉलीमर है, तो उसे तोड़ना पड़ेगा टुकड़ों में, ठीक है, फॉर द टेस्टिंग, तो उनको कट किया जाता है। थर्ड स्टेप है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये टेक्निक मैंने आपको समझा दी है पूरी डिटेल में लास्ट लेक्चर में, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो अभी ये जो फ्रेगमेंट्स किए वो वेदर फ्रेगमेंट्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और हुए हैं तो उसको आइसोलेट करना कि कितने फ्रेगमेंट हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक अप्लाई करते हैं, जिसे बोलते हैं अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब ये टेक्निक अप्लाई की जाती है। सो इट इज अ मेथड that separates the macromolecules, either nucleic acid or proteins, on the basis of their size and electric charge. तो यहाँ पे मोलिक्यूल है, यानी जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो कौन से बेसिस पे अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। सो एक तो डेंसिटी के हिसाब से, साइज के हिसाब से, जैसे कि आपको पता ही है राइट, कि बड़े टुकड़े हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो भी स्मॉल फ्रेगमेंट्स है, स्मॉल सीक्वेंस है, तो बेसिक वो साइज में थोड़े हल्के होंगे तो वो जल्दी से आगे रन हो जाते हैं जेल में। तो इस तरह से एक तो साइज के बेसिस पे वो सेपरेट होते हैं, और दूसरा है चार्जेस के बेसिस पे, यानी उनके ऊपर कौन सा चार्ज है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव पोल की तरफ आगे बढ़ेंगे क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, राइट। तो थर्ड है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ना ये ईच एंड एवरी स्टेप है वो अपने आप में एक टेक्निक है पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम ऑब्वियसली पूरी डिटेल टेक्निक्स है वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, यहाँ पे आपको शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन ही लेनी है इसे, राइट। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। नाउ अब फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, मान लो ये फ्रेगमेंट्स हो भी गए, उनको सेपरेट भी कर लिया हमने, अब तो इस फ्रेगमेंट को, डीएनए को जेल में ही थोड़ी रखेंगे, उसको बाहर भी तो निकालना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए। ये तो हमें देखना था कि फ्रेगमेंट्स हुए कि नहीं हुए, और हुए तो कितने हुए, कौन सी साइज के हुए, ठीक है। अब वापस वो डीएनए जो कि हमारा सैंपल है उसको जेल में से निकालना तो पड़ेगा फर्दर टेस्टिंग के लिए। तो अब उसको निकालने की प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं transferring of separated DNA fragments to synthetic membranes such as nitrocellulose or a nylon, और उस टेक्निक को बोलते हैं सदर्न ब्लोटिंग। तो अब इस फ्रेगमेंट को निकालना जेल में से किसी सॉलिड सरफेस पे, और वो सॉलिड सरफेस कैन बी नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन होती है या तो नाइलॉन की मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है इस टुकड़ों को जेल में से, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड सदर्न ब्लोटिंग, ठीक है। तो इस टेक्निक में करते क्या है, सो जैसे कि आप लोगों को पता है द जेल इज फ्रेजाइल, है ना, जो अगारोस जेल है वो तो फ्रेजाइल है, टूट जाएगा, वो लंबे टाइम तक उसमें डीएनए को हम संभाल के नहीं रख सकते। अगर मान लो हमें तुरंत कोई टेस्टिंग अप्लाई नहीं भी करना है तो जेल में तो हम नहीं रख सकते हैं डीएनए को, उसको निकालना तो पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। सो इट इज नेसेसरी टू रिमूव द डीएनए फ्रॉम द जेल एंड परमानेंटली अटैचेस इट टू अ सॉलिड सपोर्ट। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सदर्न ब्लोटिंग। तो जेल में से डीएनए को निकालना, उसके लिए जो प्रोसेस की जाती है उसे बोलते हैं सदर्न ब्लोटिंग। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज टू डीनेचर द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म। तो अभी उसको नाइलॉन मेम्ब्रेन पे लेने के लिए उन टुकड़ों को, फ्रेगमेंट्स को, सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, ये भी एक सदर्न ब्लोटिंग, देखो ये पूरी टेक्निक है फोर्थ स्टेप, जो कि इधर हम शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, वो एक्चुअल में पूरी बहुत लंबी बड़ी प्रोसेस है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या किया जाता है, तो जैसे कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स है तो ऑब्वियसली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो ये फ्रेगमेंट्स भी डबल स्ट्रैंडेड में ही बने हुए होंगे। तो सबसे पहले तो उन डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है नाइलॉन मेम्ब्रेन पे लेने के लिए, ठीक है। एंड देन द डीएनए देन इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लोटिंग टू अ शीट ऑफ नाइलॉन। फिर क्या होता है, पूरा एक प्रोटोकॉल है, फिर अल्टीमेटली नाइलॉन मेम्ब्रेन ली जाती है, उसके ऊपर ये जेल है उसको उल्टा रखा जाता है, और फिर उसके ऊपर कुछ वजनदार कुछ चीज है, यानी जिससे ट्रांसफर हो जाए मॉलिक्यूल्स, तो वो रख दी जाती है ओवरनाइट 24 आवर्स के लिए मिनिमम। तो क्या होता है फिर जब आप आफ्टर 24 आवर्स अराउंड अप्रोक्स देखोगे तो ये जो भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो जेल में से ट्रांसफर हो जाते हैं नाइलॉन शीट पे या तो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे। तो एक पूरा प्रोटोकॉल है, ऑब्वियसली बहुत सारे केमिकल्स बफर वगैरह यूज होते हैं जो कि हम इधर नहीं डिस्कस करें, बट ये शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से ये टेक्निक है वो कंप्लीट की जाती है सदर्न ब्लोटिंग की, ठीक है। तो इस तरह से डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो जेल में से ट्रांसफर हो जाते हैं इस तरह की मेम्ब्रेन पे, ओके।
नाउ अभी चलो इन टुकड़ों को भी हमने ले लिया जेल में से, वापस रिट्राइव कर लिया सॉलिड सपोर्ट पे। अब क्या करेंगे? सो फिफ्थ स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब। तो अब इन फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये जो हमें चाहिए थे वो फ्रेगमेंट बने कि नहीं बने, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करें, क्योंकि DNA है, ट्रांसपेरेंट है, तो ये दिखेंगे नहीं हमें, तो टू सी देम क्या करेंगे हम? लेबल्ड VNTR प्रोब का यूज करेंगे। अब ये प्रोब क्या है? प्रोब मीन्स शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ DNA, जो कि लैब में हम बनाते खुद सिंथेटिकली, ठीक है। और कैसी होती है? लेबल्ड है, यानी रेडियो आइसोटोप से हमने लेबल किया, ताकि जैसे ही उसके ऊपर एक्सरेज डालेंगे हम तो फ्लूरोसेंस करेंगे, यानी चमकेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन यानी बाइंडिंग हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सो टू डिटेक्ट द VNTR locus on restricted fragments, we use single stranded radioactive DNA probe, जो कि रेडियो लेबल्ड होता है फॉस्फेट 32 से, which have the base pair sequences complementary to the DNA sequences at the VNTR locus। तो ये जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट है, जो कि हमने बात की थी, हर एक इंडिविजुअल में अलग से होती है, तो उसका एक हम प्रोब बनाते हैं। मान लो किसी का, हमें पर्सन का सीक्वेंसिंग के बाद पता चला कि ये सीक्वेंस है, तो उसके सीक्वेंस के ऑपोजिट थोड़ी सीक्वेंस लेके हम प्रोब बनाते हैं, 6 to 11 जितनी न्यूक्लियोटाइड का प्रोब बनाते हैं, यानी एक शॉर्ट सीक्वेंस हम खुद लैब में बनाते हैं, ठीक है। ये वैसे मार्केट में कंपनीज बनाती है इसको, जो भी रिसर्चर है वो सीधा परचेस करते हैं, बट ये सिंथेटिकली बनता है इन शॉर्ट, ठीक है, प्रोब है वो। तो अब फिर क्या करेंगे? उस प्रोब को डाल देंगे इन DNA फ्रेगमेंट्स को, जो कि हमने नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर किए। तो यानी वो सीक्वेंस अगर मैच करेगी, यानी DNA प्रोब के कॉम्प्लीमेंट्री होगी, तो वहां पे जाके बाइंड कर जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कर दिया? नायलॉन मेम्ब्रेन पे जब हमने DNA फ्रेगमेंट्स लिए तो DNA को डीनेचर कर दिया था, यानी डबल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस ही उसको सिंगल स्ट्रैंडेड कर लिया, यानी अभी उसके सामने हाइड्रोजन बॉन्ड बनना पॉसिबल है। तो इसीलिए हमने उनको डीनेचर किया, क्योंकि अभी हमें डालने होते हैं प्रोब, रेडियो लेबल। तो प्रोब तब बाइंड करेंगे ना जब दूसरी सीक्वेंस ना हो, अदरवाइज वो दोनों सीक्वेंस DNA की एक दूसरे में कोइल्ड हो जाएगी, तो कोई नई चीज वहां पे जुड़ी नहीं पाएंगी, क्योंकि ओपन स्पेस ही नहीं है। तो ये प्रोब को बाइंड करवाने के लिए हम क्या कर देते हैं? DNA को डीनेचर कर देते हैं, यानी डबल स्ट्रैंडेड है वो खुल जाती है, ओपन हो जाती है, और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल रह जाता है, ठीक है। अब उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के थोड़े थोड़े, यानी 6-7 न्यूक्लियोटाइड के प्रोब्स बनाए दिए जाते हैं, और इन प्रोब्स को फिर डाल दिया जाता है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो बाइंड हो जाएगा प्रोब और हमें फ्लोरोसेंस दिखेगा। अगर वो सीक्वेंस मैच नहीं होगी तो प्रोब भी बाइंड नहीं होगा और हमें फ्लोरोसेंस भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अब ये फ्लोरोसेंस देखने के लिए लास्ट में प्रोब डालने के बाद अभी लास्ट टेक्निक जो अप्लाई की जाती है वो है ऑटो रेडियोग्राफी, यानी टू चेक वेदर द प्रोब बाइंड्स इट और नॉट, ठीक है। सो टू डिटेक्ट द हाइब्रिडाइज्ड DNA फ्रेगमेंट्स वी यूज द ऑटो रेडियोग्राफी। नायलॉन मेम्ब्रेन कंटेनिंग रेडियोएक्टिव प्रोब एक्सपोज टू एक्सरेज। अभी एक्सरेज हम डालेंगे आफ्टर दिस हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होगा? स्पेसिफिक बैंड्स अपीयर ऑन एक्सरे फिल्म। तो जैसे कि हम लोग नॉर्मल एक्सरे लेते हैं चेस्ट वगैरह का, बोन्स को देखने के लिए, हैंड्स, फिर लेग्स वगैरह का, तो जैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट जो भी देखने को मिलता है हमें एक्सरे फिल्म में, सेम वे इसमें भी आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन जब हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे यानी एक्सरेज अप्लाई करेंगे तो एक शीट पे हमें DNA के बैंड्स दिखने लगेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट। दिस बैंड्स आर द एरियाज वेयर द रेडियोएक्टिव प्रोब बाइंड विद द VNTR। और ये जो हमें बैंड दिखेंगे एक्सरे फिल्म पे, वो बैंड किसके बने हुए होंगे? हाइब्रिडाइजेशन के, यानी जहां जहां पे ये VNTR हमारे प्रोब थे उसने DNA के साथ बाइंड किया होगा, उतनी उतनी जगह का हमें बैंड से वो एक्सरे में दिखेगा। दिस पैटर्न इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो ये पैटर्न है वो डिफरेंट होती है हर एक पर्सन में, ठीक है। तो ये किस तरह से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कहीं पे वारदात की जगह थी, वहां से एक सैंपल मिला हेयर का, ठीक है, तो उस हेयर में से DNA को निकाला और अल्टीमेटली ये 6 स्टेप करके एक पैटर्न है वो ले ली गई। क्लियर? अभी उसको संभाल के रख दिया गया। अब मान लो किसी 3% पे डाउट है पुलिस वालों को कि इनमें से ही कोई एक था वहां पे खून करने के लिए, ठीक है, तो क्या करेंगे? अगेन इन तीनों पर्सन के सैंपल लेंगे और उसके ऊपर भी ये सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे, तो उसकी भी कुछ प्रिंट ऐसे आ जाएगी अल्टीमेटली एक्सरे फिल्म पे।
अब क्या करेंगे, जो वारदात की जगह पे सैंपल लेके जो ये टेस्ट अप्लाई किया गया था वो सैंपल उसको मैच करवाएंगे इन तीनों पर्सन के सैंपल के साथ। तो अगर ये सेम सैंपल रहा, यानी वारदात की जगह पे जो सैंपल मिला उसमें से ही ये तीनों में से ही कोई अगर होंगे तो ये बैंड पैटर्न है वो मैच हो जाएगी। इसका मतलब जिसके भी पैटर्न के साथ मैच कर रही है वो एक्चुअल में क्रिमिनल है। और अगर मान लो किसी के भी साथ ये बैंड पैटर्न मैच नहीं कर रही, इट मीन्स दे ऑल थ्री आर इनोसेंट। क्लियर? तो इस तरह से ये यूनिक पैटर्न है वो ले ली जाती है ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू, और जिसको फिर मिलाया जाता है क्रिमिनल्स और सस्पेक्ट के साथ। अगर मैच होता है देन दे आर क्रिमिनल्स, अगर मैच नहीं होता है इट मीन्स दे आर इनोसेंट। क्लियर? तो इस तरह से ये वर्क करती है टेक्निक। सो इन इंडिया द सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस इज CDFD लोकेटेड एट हैदराबाद। आई माई सेल्फ वर्कड ओवर देयर। ये CDFD सेंटर है जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस, हैदराबाद में, जहाँ पे आप एज ए रिसर्चर्स वहाँ पे वर्क कर सकते हो। ये गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ऐसे सैम्पलिंग टेस्टिंग के लिए आते हैं, फॉरेंसिक टेस्ट के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही है राइट, ऐसे क्रिमिनल केसेस होते रहते हैं आए दिन, तो ऐसे टेस्ट कराने के लिए सैंपल्स आते रहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सेंटर है जहाँ पे ये सारी टेक्निक्स है वो हैंड्स ऑन यूज की जाती है। वहाँ पे एज ए ट्रेनी ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द प्रोजेक्ट एज वेल एज ए एम्प्लॉय ऑल्सो यू कैन वर्क ओवर देयर इन दैट लैब, राइट? सो आई नो माई सेल्फ बिकॉज आई वर्कड ओवर देयर. So that is the CDFD. This is the only center in India right now working on this DNA fingerprinting in Hyderabad. Okay, Andhra Pradesh, Hyderabad. Okay. Now the last part, which is a application of DNA fingerprinting, यानी इसका यूज कहाँ पे होता है, जो कि ऑलरेडी हम बीच बीच में डिस्कस कर चुके हैं कि इसको यूज कहाँ पे करेंगे इस टेक्निक को, बट स्टिल स्पेसिफिकली हम अलग से यहाँ पे टॉपिक है वो कवर कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो इसका यूज क्या है? तो सबसे पहला तो यूज क्या है, पैटर्निटी टेस्ट के लिए, क्योंकि DNA टेस्ट है तो पेरेंटल टेस्ट के लिए, टू डिटरमाइन द फैमिली रिलेशनशिप फॉर आइडेंटिफाइंग द ट्रू यानी बायोलॉजिकल फादर। तो यानी कई बार ऐसा होता है कि कोई फादर है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये उनके चाइल्ड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए कि हाँ यही उसके फादर है या तो ये उनके फादर नहीं है, ये DNA टेस्ट है वो किया जाता है। तो अगर बच्चे का DNA सैंपल है वो मैच करता है, क्योंकि ओबीसी जो भी बच्चों में जो DNA कंटेंट आता है वो कहाँ से आता है, तो वन स्ट्रैंड आती है मदर में से, अनदर स्ट्रैंड आती है फादर में से, है ना। तो 50-50% दोनों मदर एंड फादर का ही कंप्लीट 50-50% मिलके बनता है DNA किसी चाइल्ड का। तो इसका मतलब चाइल्ड का DNA है वो मदर एंड फादर दोनों के साथ कुछ अमाउंट में मैच करता है, ठीक है। तो जिससे प्रूफ हो जाता है कि ये बायोलॉजिकल यानी ओरिजिनल मदर एंड फादर है किसी चाइल्ड के। तो पैटर्निटी टेस्ट में ये यूज होता है, द प्रिंट्स ऑफ अ चाइल्ड DNA मैच टू द प्रिंट्स ऑफ अ बायोलॉजिकल पेरेंट्स। तो ये प्रिंट है वो मैच करती है, तो इसका मतलब ये रियल बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके। कई बार जैसे कि मान लो कहीं पे ऐसे ही रोड पे कहीं बच्चा पड़ा हुआ मिलता है और कोई आके क्लेम करता है कि ये हमारा बच्चा है, ठीक है, तो वेदर दे आर सेइंग ट्रू और नॉट, कैसे पता चलेगा हमें कि उनका ही बच्चा है या नहीं है। तो कोई उनको बेचने के लिए भी इस तरह से अगर आ जाए कि भाई नहीं ये हमारा बच्चा है करके, ठीक है, तो उसके लिए भी ये DNA टेस्ट होता है। तो अगर मैच करता है उस बच्चे का सैंपल मदर एंड फादर से, दैट मीन्स दे आर सेइंग ट्रू, वो सही सच बोल रहे हैं, उनका ही ये बच्चा है, कहीं गुम हो गया हो वेदर। और अगर मान लो वो कोई झूठ है, वो कुछ गलत चीज करने के लिए आए हुए हैं, तो उनका सैंपल मैच नहीं करेगा, तो पुलिस वालों को सीधा ही पता चल जाएगा कि ये लोग कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हैं, ये सही में उनका बच्चा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्निटी टेस्ट में ये DNA फिंगरप्रिंटिंग यूज होता है। और सेकंड है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल्स। सो इट इज यूजफुल इन फोरेंसिक साइंस, स्पेशली when the serious crimes such as murder and rapes are involved. For identifying a criminal, the DNA fingerprints of the suspect from blood, hair, sperm cell, etc. picked up from the scene of crime and are prepared and compared. The DNA fingerprint of the person matching the one obtained from the sample collected from the scene of crime can give a clue to the एक्चुअल क्रिमिनल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वारदात की जगह पे क्रिमिनल साइट पे से जो सैंपल मिलते हैं उसका ये पैटर्न बना के आफ्टर ऑटो रेडियोग्राफी फिर मैच करवाया जाता है सस्पेक्ट के साथ। तो अगर मैच होता है तो एक
उससे हिंट मिल जाती है पुलिस वालों को कि यही क्रिमिनल है, और अगर मैच नहीं करता है देन ऑल्सो दे माइट बी क्लियर कि ये लोग नहीं है, तो दूसरे फर्दर आगे प्रोसेस है वो बढ़ाएंगे, किसी और सस्पेक्ट को ढूंढेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दो मेन एप्लीकेशन है, एक है पैटर्निटी टेस्ट और दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल। तो इन दोनों जगह पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो यूज होती है हाल के समय में। ठीक है, so this is all about today's lecture and this is all about your chapter number 6. Clear? So here we are ending our chapter with the last topic, DNA fingerprints. Okay, thank you.